एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज की क्लास हम करने वाले क्लास 8 का अध्याय 11। इसका नाम क्या है? क्षेत्र मिति। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। क्योंकि जब अपन को पता ही नहीं कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति है वो क्या, अगर उसका क्षेत्रफल परिमाप के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी समतल आकृति होती है, कोई भी बंद हमारी समतल आकृति होती है, उसका क्या क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। जैसे इसको सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम क्षेत्रफल को समझते हैं। जैसे कोई भी बंद आकृति है, जैसे ये मान लो अपन का कोई खेत है या बाड़ा है, मानो खेत है। अब ये खेत हमारा क्या है, समतल आकृति है, फ्लैट है और बंद भी है। अब इसकी जो सीमा है, जैसे ये वाली इधर सीमा इधर सीमा, इसके जो चारों तरफ की दूरी है सीमा की, ये जो सीमा लगी हुई ना, यानी ये इधर इधर। अब खेत है तो खेत की या तो बाढ़ रहेगी या फिर तारबंदी रहेगी, कुछ तो रहेगा ना। खेत है तो चारों तरफ से मेड़ लगाई हुई रह सकती है, तारबंदी हो सकती है, बाढ़ लगाई हुई, कुछ भी हो सकता है। तो जो चारों तरफ की जो बाढ़ की, देखो ये सीमा की जो दूरी होती है, ये सब क्या कहलाता है, इसका परिमाप। सॉरी, अपन पहले किसको समझ लेते हैं, क्षेत्रफल को। जो मैं अभी बात कर रही हूँ क्या है, परिमाप है। तो सबसे पहले हम समझ आते हैं परिमाप को। क्षेत्रफल को अपन बाद में समझेंगे, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ आपको क्या है, परिमाप है। क्षेत्रफल अपन बाद में समझेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल अंदर का होता है, तो अंदर का अपन इसके बाद में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं हम परिमाप को। कोई भी हमारी बंद आकृति, समतल बंद आकृति होती है, उसकी जो सीमा की जो दूरी होती है, सीमा की चारों तरफ की दूरी, वही क्या होता है, उसका परिमाप होता है। अब जैसे मान लो आपके पापा है, वो आपका कोई भी खेत है, मान लो उसको बाढ़ लगवा रहे हैं। अब उसको बाढ़ लगवाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे बाढ़, उनके पास में माप तो होना ना, दूरी तो होना ना। तो वो क्या करेंगे, जितना खेत है ना उसके चारों तरफ, जहां तक भाई आपका खेत है, भाई यहाँ से इधर से इतना है, इधर से इतना है, तो चारों तरफ से जो उसको लास्ट जहां से हुआ ना, बार बार जितना है वहां तक उसको माप लेंगे। फिर वहां पे क्या करेंगे, बाढ़ चारों तरफ लगा देंगे। तो जो चारों तरफ में बाढ़ लगाई है, वो जो दूरी है वही क्या, उसका परिमाप है। बाढ़ की जो सीमा है ना, वहां पे जो भी उन्होंने बाढ़ लगाई है, वो बाढ़ की जो सीमा की जो दूरी है ना, वो क्या, उसका परिमाप है। सबको क्लियर हो गया। अब आकृति हमारी वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, आकृति कोई भी हो सकती है, त्रिभुजाकार भी होती है कई बार, तो किसी भी आकृति में हो सकती है। अब ये तो हो गया क्षेत्रफल, सबको सॉरी परिमाप सबको समझ में आ गया कि बंद आकृति का जो ये बाहर का हिस्सा है ना, ये सब क्या है, इसकी दूरी है ना, ये सब क्या है, परिमाप। अब जब हमारा कोई भी खेत होता है, परिमाप को पहले समझ लिया कि बाढ़, जो भी बाढ़ मेड़ जो भी लगाएंगे वो उसकी दूरी है ना, वो क्या परिमाप है। लेकिन जो अंदर, फिर जो अंदर मेन हमारा खेत है, जो क्षेत्र घिरा हुआ है, वही क्या होता है, उसका क्षेत्रफल। अब जैसे ये आकृति है, ये अंदर से कितना भाग घेर रही है, इतना पूरा, ये सब क्या है, इस आकृति का क्षेत्रफल। इसलिए जितना भी क्षेत्र घेर रखा है, यानी जितना भी भाग घेर रखा है, वो ही क्या है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम ये इतना डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें समझना है एक तरीके से कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो सबको समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। अब आते हैं हमारे, थोड़े से अपन सूत्रों को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई आकृति आयताकार होती है, जैसे आयत में ये क्या होती है, एक क्या होती है, आयत में दो चीजें होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। क्योंकि आयताकार है कोई भी आकृति, तो वो लंबा होगा और चौड़ा होगा। अगर मान लो कोई वर्गाकार है, तो अब इन दोनों में देखो डिफरेंट क्या है, इसमें तो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, ठीक है ना। लेकिन वर्गाकार में देखो क्या होता है, वर्ग के आकार का कोई भी है खेत या बाड़ा, तो उसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब जब अपन इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप यानी ये चार, मैं इसको बोलूँ कि इसका वर्ग का परिमाप निकालना है। ये कोई खेत है, वर्गाकार है, फिर आपको उसका परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब इसकी जो सीमा है, इसकी दूरी, इनको जो, तो देखो मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब ए के देखो कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, कोई भी संख्या हो सकती है। अब मैं बोलूंगी परिमाप बताओ, तो परिमाप का मतलब क्या है, इन सब की दूरी को माप लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे जब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ संख्या ले लेती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 5 ले लेते हैं, चलो बहुत सारे बच्चों को भी कंफ्यूज हो जाएगा। 5, ये भी 5, तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 5 के 20। तो जब अपन को वर्ग का परिमाप निकाला, तो अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 4 गुना भुजा, क्योंकि इसमें 4 होंगी भुजाएं,
1 2 3 4 वो चारों बराबर है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो भी भुजा का माप उसको 4 से गुणा करते हैं, इसमें वर्ग का क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आयताकार है कोई आकृति, उसका परिमाप क्या होगा। अब आयताकार है तो ये दो बराबर होगी, ये दो बराबर होगी, तो दो ये तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा इसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब क्या, लंबाई में चौड़ाई दो दो बार है, यानी दोनों को जोड़ देना है, 2 से गुणा कर देना है, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो उससे आ जाएगा आयत का परिमाप। ऐसे ही आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई होती है चौड़ाई होती है आयताकार आकृति में, तो लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल है तो क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, या आप बोल सकते हो भुजा गुना भुजा। अब मैं आप लोगों की सुविधा के लिए क्या करती हूँ, एक बार बोर्ड पे जो जो हमारे काम आएंगे ना सूत्र, उनको एक बार आपको लिखवा देती हूँ। जो हमारे 11.1 में काम आएंगे ना वो हम इसमें लिख लेते हैं, जो आगे काम आएंगे वो अपन प्रश्नावली के हिसाब से एक करके उनके साथ ही लिखते जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें लिखवा दूंगी मैं एक में सारे, तो जब अपन प्रश्नावली करेंगे ना तब आपको उनके साथ में याद नहीं रहेंगे, फिर आपको वापस इस वीडियो पे आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगी, आपको जैसे जैसे अपन प्रश्नावली करेंगे ना वैसे वैसे उनके साथ ही लिखवाती जाऊंगी। ठीक है, अब चलिए हम सूत्र देख लें। हमारे सूत्र क्या होते हैं, संक्षेप में हम समझ लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एल का मतलब क्या है, ले का मतलब लंबाई, और चो लेगा इसका मतलब चौड़ाई। ध्यान में रखना, इनको शॉर्टकट में भी लिखते हैं। क्षेत्रफल को 6 लिख के डॉट लगा दे तो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा भी बोल सकते हो, या भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी, अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। इसके बाद में पहले अपन सूत्र देख लेते हैं, फिर व्रत के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगी व्रत क्या होता है। वैसे तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं व्रत क्या होता है, व्रत में त्रिज्या क्या होती है, व्रत का व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, इनको अपन समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा, वापस याद भी आ जाएगा। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आयत का परिमाण होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाण होता है 4 गुना भुजा। इसी प्रकार व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर। अब बात आती है कि व्रत क्या होता है। जैसे ये हमारा एक सर्किल है ना गोल, ऐसे ये हमारा क्या होता है, व्रत, ठीक है। इसमें बीचों बीच क्या होता है, व्रत का केंद्र, जो ये डॉट है ना ये क्या होता है, व्रत का केंद्र। अब इस व्रत के केंद्र से ये जो बाहर वाला जो ये इसे सर्किल है, जो सीमा लगी हुई है घेरा, इसके अंदर का नहीं, ये तो क्या होता है इसका व्रत का अंदर का क्षेत्रफल। अब कोई भी आकृति है, बंद आकृति है, ये बंद आकृति है, इसके अंदर का ये बाहर का तो क्या होगा, इसका व्रत है ना, तो इसमें क्या होगा, ये बाहर वाली तो क्या होगी घेरा, इसका परिधि, और जो अंदर वाला है वो इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब इस केंद्र से देखो, इस परिधि की जो दूरी है ना, चाहे किधर से भी ले लो, चाहे इधर से इधर ले लो, या यहाँ से यहाँ ले लो, या केंद्र से इधर ले लो, वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि की जो दूरी है ना वो क्या होती है, इसकी त्रिज्या। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। अब हम कैसे भी ले सकते हैं, या इधर से इधर भी ले सकते हैं, तो भी ये क्या होगी, इसकी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसी को जब अपन इधर से भी पूरा मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वृत्त का व्यास। यानी इधर से लेके इधर तक पूरा ये क्या बन जाता है, वृत्त का व्यास। तो सबको समझ में आ गया। जब मान लो कोई एक वृत्त के ऐसे चक्कर लगाता है तो ये क्या करेगा, एक परिधि, यानी एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि के बराबर एक चक्कर होता है। ये क्या कराएगी, वृत्त की परिधि। जब वो एक चक्कर लगाएगा ना, इस कोई भी ऐसे गोल घेरा है उसके चक्कर लगाता है वो एक परिधि के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये तो वृत्त का व्यास हो गया, ये आदि केंद्र से इसकी दूरी है वृत्त की परिधि की, तो त्रिज्या हो गई, ये बीच वाला इसका केंद्र हो गया, ठीक है ना। तो सबको क्लियर हो गया कि वृत्त की परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है। अब इसमें परिचय पाठ में इतना ही है, हमने समझ लिया है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे, हमारी प्रश्नावली करेंगे जब, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या दिया, दो हमें क्या दिया है, खेत दिए। जो एक खेत तो क्या है, वर्गाकार है, और दूसरा वाला क्या है, आयताकार है। अब इनके माप भी दिए। देखो जो वर्गाकार है ना उसकी हमें एक भुजा दी है, कि इसकी एक भुजा क्या है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। अब हमें पता है कि वर्गाकार अगर खेत है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, यानी चारों साइड क्या हो जाएगी, 60 मीटर की हो जाएगी। तो ये भी 60 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आकृति क्या है, वर्गाकार है कि आयताकार है। ये वर्गाकार है तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा वाला खेत क्या है, आयताकार है। आयताकार इसका मतलब क्या है, इसकी हमें ये क्या दी है, लंबाई दी है, इसकी चौड़ाई नहीं दी है, लेकिन इसकी लंबाई हमें दी है 80 मीटर।
अब हम चौड़ाई के बारे में भी नहीं बोल सकते, हमें देखो क्या दिया है कि इनके परिमाप है ना वो बराबर है, तो हम आयत के परिमाप से क्या कर सकते हैं, इसका पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि आयत के परिमाप के लिए तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए, चौड़ाई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 60 बराबर 6 चौकी 24 यानी 240 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या आ गया, 240 मीटर। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों खेतों का परिमाप तो बराबर है, जितना आयताकार खेत ना उसका परिमाप है ना, उतना ही वर्गाकार खेत ना उसका परिमाप है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप। अब हमने देखो ये लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखी है, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जो हमारा वर्गाकार खेत है उसके परिमाप से अपन क्या निकाल सकते हैं, आयताकार जो खेत है उसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। लंबाई तो हमें दी है 80 मीटर लंबा है, लेकिन हमें चौड़ाई नहीं दी है, चौड़ाई अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका परिमाप है उतना ही उसका परिमाप है। तो हम लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप बराबर आयताकार खेत का परिमाप बराबर क्या है, 240 मीटर। अब आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 240। अब देखो हमें लंबाई तो दी है, चौड़ाई नहीं दी, तो चौड़ाई की जगह तो अपन चौड़ाई रख देंगे, लंबाई की जगह लिख देते हैं 80 प्लस चौड़ाई का चौड़ाई, जो नहीं दिया उसको वैसा का वैसा रख लो, बराबर में 240। अब मुझे क्या दिख रहा है, दो हमारे क्या है गुना में, इसको बराबर की उधर लेके चले जाओ, तो इसमें आ जाएगा भाग में, तो 80 प्लस चौड़ाई बराबर 240 बटे में 2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 यानी 120 मीटर। ये क्या आया है, अभी कुछ भी नहीं आया है, हमें क्या लिखना है, 80 प्लस चौड़ाई बराबर 120। अब मुझे क्या लिखना है, चौड़ाई को इधर रख लेंगे, 80 को उधर लेके जाएंगे तो चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास में, तो चौड़ाई बराबर 120 माइनस 80। अब माइनस करेंगे क्योंकि अब हमारे गुणा एक साथ में नहीं है, अब हमारे प्लस माइनस में, प्लस माइनस में तो बराबर को उधर जाके भी प्लस माइनस में आएगा। चौड़ाई बराबर की आ जाएगी 120 में से 80 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40 मीटर। तो आयताकार जो खेत है उसकी चौड़ाई क्या आ गई, 40 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आकृति हमें दी है, उसका अगर परिमाप दिया है हमें, और हमें लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज दी है तो हम दूसरी वाली निकाल सकते हैं। परिमाप दे दिया, लंबाई दे दी तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं, परिमाप दे दिया और चौड़ाई दे दी तो हम लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दी तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। इजी है ना। अब इतना तो हो गया, हमारे पास में क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। अब देखो हमें क्या पूछ रहा है, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो अब हमें क्या करना है, अलग अलग दोनों खेतों के क्षेत्रफल निकालें। तो हम पहले निकालते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब वर्गाकार है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। हम क्या लिख देंगे, भुजा गुणा भुजा। भुजा क्या है इसकी, एक भुजा की लंबाई क्या है 60, तो 60 गुना 60 बराबर 6 6 36 और 0 0। अब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल जो भी आता है, हमेशा याद रखना जब भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे, मैं आयतन का नहीं बोल रही, मैं घन का नाप उनका नहीं बोल रही, अभी किसका बोल रही हूँ, वर्ग और आयतकार त्रिभुजकार वृत्त का इसकी बात हो रही है। जब इनका क्षेत्रफल आएगा तो क्षेत्रफल निकालने के बाद तो इनकी इकाई लिखेंगे ना अपन, तो मीटर, अगर मीटर में तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से अपन को लिखना है, ठीक है ना। तो वर्गाकार का तो आ गया 36, 20 सेकेंड क्या है आयताकार, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो लंबाई तो हमारे पास में कितनी है, लंबाई बराबर है 80 मीटर और चौड़ाई बराबर है 40 मीटर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 80 गुना 40 यानी 8 चौके 32, 3200
मीटर स्क्वायर, एम लिख के भी स्क्वायर कर सकते हो या हिंदी में लिख के भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो किसका ज्यादा है, हमें क्या पूछा है, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हमारे वर्गाकार का ज्यादा है कि आयताकार का है, यानी कि वर्गाकार का ज्यादा है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। आया सबको समझ में, क्लियर है एकदम अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चनों को करने में मजा आ रहा है, तो क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और क्लास से रिलेटेड एक कमेंट भी कर दीजिए और क्लास को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसका लेवल भी अच्छा है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से करिएगा। यानी कि एक हमें क्या दिया, वर्गाकार प्लॉट दिया, मिस्टर कौशिक नाम के कोई है, वो क्या करे, उसका वर्गाकार प्लॉट है, उसमें घर बना रही है। मतलब इसको आप प्रैक्टिकल लेके समझना कि जैसे हम हमारे कोई भी प्लॉट ना, वो वर्ग के आकार का, उसमें हम घर बनाना चाहते हैं। अब हम बीच में तो घर बना लेंगे, मतलब पूरा ऐसे थोड़ी कि हम पूरा जितना वर्गाकार उसमें पूरे में बड़ा सा घर बना देंगे। अपन कुछ जगह रखते हैं ना साइड में आगे पीछे कि भाई उसमें हम बगीचा भी बनाएंगे या पेड़ पौधों के लिए भी जगह रखेंगे या खाली जगह रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्या कर रही है, बीच में तो घर बना रही हो, जो घर का शेप है ना उसको किस शेप में बनाएगी, उसकी आकृति क्या रहेगी, आयताकार, यानी आयताकार रखेगी। तो दोनों साइड से जो इधर कम जगह बचेगी वो थोड़ी कम कम रहेगी, आगे पीछे थोड़ी ज्यादा ज्यादा जगह बचेगी। तो अब जो इसका प्लॉट था वो देखो इस आकार का था, वर्गाकार, इसमें इसने घर बनाया ना, वो बीच में से ले लिया। तो ये जो जगह बच रही है इसमें क्या करेगी, वो क्या लगा रही है, बगीचा विकसित करेगी, यानी बगीचा लगाएगी। अब इस बगीचे को जब लगाएगी तो उसमें खर्चा भी लगेगा। जो खर्चा लग रहा है वो क्या लग रहा है, 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका खर्चा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि इस बगीचे को लगाने में खर्चा पूरा कितना आया टोटल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये घर बनाएंगे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो हमारे पूरा प्लॉट है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस प्लॉट पूरे में से क्या करना है, इस घर को बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ये पूरा बगीचा का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी बगीचे के ऊपर जो खर्चा करे ना वो वाला हमारा आ जाएगा, या बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाई इसका पूरे का प्लॉट का निकाल के घर वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो अपने आप ही बगीचा, जो जितना में बगीचा लगाई जो जगह बची है बगीचे के लिए वो आ जाएगी, भाई इतना क्षेत्रफल बच रहा है, इतनी क्षेत्र यानी इतनी जगह बच रही है, क्षेत्र बोलो या जगह बोलो, ये जो जगह बचेगी वो क्या आएगी, बगीचे के लिए जगह ही आएगी। जिस बगीचे की जगह जो आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। क्षेत्रफल जो भी आएगा उसका 55 रुपए से गुना कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। अब बोलने में शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपन जब करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। अब हमें पता है कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि इसकी भुजा बराबर क्या है, भुजा बराबर क्या है, 25 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 बराबर हो जाएगा, 25 को 25 से गुना करते तो 625। अब देखो मीटर में है ना, तो आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ग मीटर या मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे है, मैं यहाँ पे बोलूँ 4 गुना 4 लिखूं या फिर 4 का स्क्वायर बोलूं, दोनों क्या है, बराबर है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 ही होता है और 4 गुना 4 भी बराबर है। तो अब वर्ग करने का मतलब क्या, किसी संख्या को 2 बार गुना करना। तो वर्ग मीटर लिखो या फिर मीटर गुना मीटर या मीटर स्क्वायर लिखो। तो वर्ग मीटर करने का मतलब क्या है, अब हम इसमें लिख देते हैं वर्ग मीटर, क्यों, क्योंकि हमें आंसर किसमें पूछा है, हमारे आंसर में क्या दे रहा है, मीटर स्क्वायर दे रहा है, वर्ग मीटर दे रहा है, क्योंकि हमें प्रति वर्ग मीटर की दर दी है, रेट जो दी है ना वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी है, यानी 1 वर्ग मीटर की दी है। तो इसको अभी से वर्ग मीटर में लेके चलेंगे तो थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये इसमें आएगा क्षेत्रफल, तो किसमें आ जाएगा, वर्ग मीटर। ये तो हमारा है प्लॉट का। अब हम किसका निकालेंगे, इस घर का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे आयताकार घर का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर तो है, कितनी है लंबाई,
20 मीटर, चौड़ाई बराबर है 15 मीटर, ठीक है ना। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 गुना में 15, यानी 15 दूनी 30, यानी 300 वर्ग मीटर। अब देखो निकाला इस बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्र में से घर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो इसका कितना, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल था 625 और उसका कितना है 300, कितना आ जाएगा 325 वर्ग मीटर। अब देखिए आपको शायद इधर दिखेगा नहीं नीचे, इसलिए मैं क्या करूँ, इसको इरेज करूँ, ठीक है ना। क्षेत्रफल तो आ गया कि बगीचे का क्षेत्रफल कितना है 325 वर्ग मीटर। तो हमें पता है कि चलो सूख रहा, जब तक अपन कुछ इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं। यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 55 रुपए, लेकिन हमें निकालना कितने वर्ग मीटर का है 325 वर्ग मीटर का। अब हमें पता है जैसे आपको कोई किसी भी चीज का एक वस्तु का मूल्य दे दिया और आपको 10 का पूछे तो आप क्या करोगे, एक का जितना मूल्य है उसको 10 से गुना करोगे। जैसे आपको एक पेन का मूल्य देते कि एक पेन 10 रुपए में आता है, अब आपको पूछ ले कोई कि 10 पेन कितने में आएंगे, तो 10 गुना 10 से करोगे, आप ऐसे थोड़ी पिटोगे एक पेन का 10, 2 पेन का 20, 3 पेन का 30, ऐसे नहीं करना है। 8th क्लास में हो तो हमें क्या करना, एक का दिया तो अपन कितने का भी निकाल सकते, जितने का पूछे। एक का मूल्य दे दिया तो अपन कितने का भी निकाल सकते। वैसे हमें इसमें 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दे दिया 55, कितना पड़ रहा है 55 रुपए, तो अपन 325 वर्ग मीटर का निकाल सकते हैं। ये 325 को 55 से गुना करेंगे तो हमारे पास 325 वर्ग मीटर का भी खर्चा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा बोर्ड भी सो गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ग मीटर पर बगीचा लगाने पर व्यय, लगाने का व्यय बराबर 55 रुपए, ठीक है। तो 325 वर्ग मीटर पर बगीचा लगाने का व्यय बराबर 325 गुना में 55 बराबर आ जाएगा आपके 17,000। देखो मैंने इसको गुना करा तो था, लेकिन फिर से कर लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। 5 25 का 5 असले गया 2, 5 10 तो 12, 2 असले गया 1, 5 15 1 16, यानी 5 2 6 1, 5 7 6 2 8 6 7 1, यानी 17,875 रुपए उस बंदे को किसी को किसमें पड़ेगा, बगीचे को लगाने में पड़ जाएगा। घर बनाते थे बगीचा लगाएंगे ना, तो उसको कितना खर्चा आ जाएगा 17,875 रुपए उसके बगीचे के ऊपर भी लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल्के में मत लेना, इसका लेवल बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा सा भी मिस करोगे, थोड़ा सा भी स्किप करोगे अगर वीडियो को, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक हमें क्या दिया है, आयताकार है ना बगीचा है, मान लो कि क्या है एक बगीचा, उसका आकार ना बीच में से तो क्या है आयत के जैसा है, लेकिन उसके साइड के जो दोनों हिस्से हैं वो क्या है वृत्त के जैसे हैं। जैसे देखो ये हमें दिया भी है, तो बीच में से तो क्या है आयताकार है, लेकिन ये साइड में से दोनों साइड से क्या है वृत्ताकार, ही वृत्त के आकार का। अब हमारा वृत्त क्या होता है, यही होता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर करा था, ये पूरा ऐसे मिला दे तो क्या होता है वृत्त। अब ये एक के साथ तो क्या इधर से हो गया, एक इधर हो गया, ये एक इधर आ गया, एक पार्ट उधर आ गया, यानी आधा आधा कर दिया, इधर एक गोल इधर एक गोल, पूरा मिला के वृत्त हो जाता है। अब देखो क्या दे रहा है, वृत्त के रूप, अर्धवृत्त के रूप में, किनारों का क्या वृत्त नहीं है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त है, क्योंकि आधा वृत्त इधर है आधा वृत्त इधर है। जैसे मान लो कोई चीज है, खेत है, अब ये ऐसे इतना ही राउंड हो, पूरा राउंड होते तो वृत्त के जैसा हो जाता, लेकिन पूरा नहीं है, बीच में से तो फिर क्या शेप चलता है उसका आयताकार। खाली किनारों पे आधे आधे वृत्त है, तो किनारों पे क्या अर्धवृत्त के रूप का है। तो हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें देखो लंबाई और चौड़ाई कैसे कैसे क्या क्या दी है उसको
निकाल लेते हैं कि आयताकार भाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और दोनों अर्धवृत्त है उनका व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, वो सबसे पहले हमें निकालना है। जब भी हम इनका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है कि आयत की लंबाई है ना वो क्या है 20 मीटर है, लेकिन उसमें से देखो 3.5 घटाना है हमें। क्यों घटाना है? क्योंकि देखो इसके किनारे क्या है, दोनों पे अर्धवृत्त है तो वो तो हमें निकालने पड़ेंगे। ये पूरी क्या है 20 मीटर है, लेकिन ये तो ये इधर भी एक अर्धवृत्त है, इधर भी एक अर्धवृत्त है, लेकिन दोनों के मिला के क्या है 7 मीटर है, यानी 3.5 ये 3.5 ये, तो ये अपन क्या करेंगे घटा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे आयताकार आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, तो कितनी हो जाएगी 20 में से ये 3.5 करेगा मतलब क्या 20 में से क्या घटा देना हमें 7 घटा देना, तो आ जाएगी 13 मीटर में है ना मीटर। यानी कि इस आयताकार भाग की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 13 मीटर है, ठीक है ना। इसी प्रकार चौड़ाई निकाल लो, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, अब देखो चौड़ाई क्या है, यानी ये चौड़ा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, लंबा कितना है 20 है यहाँ से यहाँ तक, और अब चौड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। अब हमें क्या करना, जो हमारी लंबाई आई है उसमें से 20 में से टोटल में से लंबाई घटा देंगे, चौड़ाई घट जाएगी, तो हम क्या करेंगे 20 माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगी 7 मीटर, ये क्या आ गई चौड़ाई आ गई। अब लंबाई और चौड़ाई तो निकाल ली, अब जो हमारे किनारों पे अर्धवृत्त है उनके भी हमें निकालने पड़ेगी। किनारों पर अर्धवृत्त का व्यास, यानी कि हमें जो दिया है ना पूरा क्या दिया है, पूरा दिया इधर व्यास दिया है, तो इसका आधा कर लेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। व्यास तो कितना है 7, अब त्रिज्या क्या कैसे निकालेंगे, ये क्या 7 मीटर है। किनारों पर अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, जब भी हमें व्यास दिया हो और हमें त्रिज्या निकालना है तो हमें क्या करना है व्यास में 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास के आधी होती है, तो व्यास के अंदर 2 का भाग लगा तो 7/2 बराबर क्या हो जाएगा 3.5 मीटर। ठीक है क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि अपन ने क्या निकाली आयताकार जो बगीचा उसकी लंबाई चौड़ाई, किनारों पे जो अर्धवृत्त है उनकी क्या निकाली व्यास और त्रिज्या निकाली। अब हम क्या करेंगे जो किनारों पे अर्धवृत्त है उनका परिमाप निकाल लेते हैं, जो हमारे दोनों अर्धवृत्त है ना इनका परिमाप। अब देखो मैं आपको पहले भी बता दी कि इसको और इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाता है एक वृत्त बन जाता है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, सॉरी वृत्त की परिधि, वृत्त में परिमाप नहीं, इस वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या वृत्त की परिधि के बराबर ही होगा। जो अर्धवृत्त है हमारे इनका परिमाप किसके बराबर होगा वृत्त की परिधि के बराबर ही होगा। तो इसको इसको इधर से लाके पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा एक वृत्त बन जाएगा। तो परिमाप क्या होता है बाहर का जो इसका है सीमा वही, तो क्या हो जाएगा एक परिमाप क्या हो जाएगा किसके बराबर वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे ये दोनों अर्ध वृत्तों का परिमाप बराबर किससे हो जाएगा 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि एक बार आप लिख भी सकते हो, दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि या फिर 2 पाई आर डायरेक्टली लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे 2 गुना पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर बराबर ये त्रिज्या ना इसको आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगी 3.5। अब जो कट रहा है उनको काट लो, इसको काट देंगे देखो 7×5 यानी क्या आ जाएगा 0.5, गुना कर लो 22×4 44 गुना 5, 5×20 का सुना असर क्या 2 5×20 और 2 22, एक संख्या से पहले 10 मिलाओ तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि आ गया 22 मीटर में ना 22 मीटर। तो हमारे पास में इसकी दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप क्या आ गया 22 मीटर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमने दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप निकाल लिया, अब हमें क्या करना है जो हमारा बगीचा उसका हमें क्या निकालना है परिमाप निकालना। तो इस बगीचे का परिमाप किसके बराबर होगा, परिमाप का मतलब क्या होता है उसकी बाहरी सीमा, तो इसका जो परिमाप है वो क्या होगा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पूरा बाहर का हिस्सा। तो अपन ने देखो ये दोनों का मिला के तो निकाल लिया है, तो दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप क्या है 22 मीटर आ गया हमारे। अब ये जो दोनों इसकी लंबाई क्या है जितनी इस आयताकार की भाग की लंबाई है वो उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बगीचे का परिमाप आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अतः बगीचे का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, का परिमाप बराबर दोनों अर्धवृत्तों का
परिमाप प्लस आयताकार भाग की लंबाई। ठीक है, हो गया। अब देख लो कैसे आएगा। दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप हमारे पास में आया था 22 प्लस आयताकार भाग की लंबाई। देखो लंबाई एक तो इधर की आएगी, एक उधर की आएगी, तो लंबाई कितने निकाली थी अपन ने? 13 मीटर। तो 13 प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 13 13 26, 2 28, 38 और 48 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास में? इस बगीचे का क्या आ गया? परिमाप आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? इनके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालते। ठीक है, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। आर का मतलब क्या है? त्रिज्या कितनी थी? 3.5। आर स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार लिख देना। स्क्वायर करने का मतलब क्या? 2 बार लिखना। अब इसको सोल्व करो। 7×35 यानी 0.5 गुना करो 22 गुना 0.5 गुना 3.5। 22 को 5 से करेंगे तो 22×110। ये जो इससे फिर से कट जाएगा। गुना 3.5, इसको 11 से कर लो, इधर ही कर। 11 5 55 का 5 हाथ से लग गया 5, 11 3 305 38, यानी कितना आ जाएगा? 385। तो एक संख्या से पहले दशमलव तो 38.5 अपन ने क्या निकाला? क्षेत्रफल तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारा अर्धवृत्त का, जो दोनों अर्धवृत्त है ना ये साइड में, इनका क्षेत्रफल। ठीक है ना, हमें पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में लिखवाया था पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमेशा हम क्या लेके चलते हैं? 22/7। ठीक है, 22/7 अपन को रख दिया। फिर आर स्क्वायर का मतलब आर हमारी त्रिज्या क्या है जो अपन ने रखी थी आगे क्वेश्चन में? त्रिज्या मतलब आर। आर कितनी है? 3.5। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना। 2 बार लिखेंगे 3.5 गुना 3.5। फिर इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे ये कट जाएगा 5 बार तो 0.5 आ जाएगा। इसमें 22 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 110। लेकिन एक संख्या से पहले दशमलव लगेगा तो 0 हट जाएगा। तो क्या बचेगा? 11। 11 को 3.5 से गुना करेंगे तो आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो आयत की लंबाई क्या थी? 13 और चौड़ाई क्या थी? 7। तो कितना हो गया? 13 7 91 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो बगीचे के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस आयतीय क्षेत्रफल को और दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, देखिए हमारे बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल वो प्लस इन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल है वो। तो हम क्या लिखेंगे? अतः बगीचे का क्षेत्रफल बराबर दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे? 38.5 प्लस आयताकार भाग आया था 91। दोनों को जोड़ दो। 0.5 तो 0.5, 8 और 1 9, 9 और 1 10 तो 12 यानी 129.5 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को एकदम अच्छे से? कंफ्यूज नहीं होना है, अटकना नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से सोल्व करना है, तो आप आसानी से खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिसमें देखो हमें क्या करना है? फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार है ना, वो समांतर चतुर्भुज के जैसा है। अब हमें पता होना चाहिए जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है? ऐसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ये इधर भी ऐसे ही होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? जैसे आयता का आयत होता है ना, वैसे ही क्या होता है हमारा समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। यानी कि आयत में क्या होता है? आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। जैसे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकाल सकते हैं? हमारे आयत का क्षेत्रफल होता है ना, वैसे ही। और वैसे भी हमारी एक टाइल होती है ना,
वो हमेशा देखना आयताकार रूप में ही होती है और वो समांतर चतुर्भुज के जैसे ही दिखती है, यानी कि आयत के जैसे होती है। टाइल को ध्यान से देखना, उसका हमेशा शेप किसका होता है, आयत के जैसा होता है, यानी आयताकार होती है वो। और समांतर चतुर्भुज आयताकार है तो सेम ही क्षेत्रफल दोनों का सेम ही आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, उसके आधार यानी कि इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, लंबा तो ये 24 है और चौड़ा क्या है 10 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। हमें एक जगह दे दी है और उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है 1080, उस पे हमें टाइलें लगाने को, हमें कितने टाइलें चाहिए वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि एक टाइल का माप कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइल की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइल की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल का क्षेत्रफल बराबर बराबर आयत का क्षेत्रफल, दोनों क्या होते हैं बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे 24 गुना 10 बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे टाइल का क्षेत्रफल। अब हमें दिया देखो 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कोई फर्श है, उस पे ढकने के टाइलों की आवश्यकता बराबर हम लिखेंगे 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढकने के लिए टाइलों की आवश्यकता बराबर जो हमारा कुल क्षेत्रफल है वो, और उसमें भाग लगा देंगे किसका, जो हमारे एक टाइल का क्षेत्रफल है ना वो। अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्योंकि ये तो दिया हमें मीटर में और हमारी टाइलें हैं उनका क्षेत्रफल आया सेंटीमीटर में। तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दो इकाइयां अलग अलग इकाइयां कभी भी साथ में आंसर नहीं दे सकती। एक मीटर में दूसरे सेंटीमीटर में तो अपन आंसर नहीं निकाल सकते, एक को तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वर्ग मीटर को क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि मीटर, एक मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है 1080 वर्ग मीटर को चेंज करना है। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1080 वर्ग मीटर में, अब वर्ग है इसका मतलब हमें दो बार 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, दो में 200, तो हम क्या करेंगे 1080 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1080 गुणा 100, और वर्ग मीटर है तो क्या कर देंगे दो बार कर लेंगे, ठीक है ना। गुना 100 और गुना 100। अब ये हमेशा ध्यान रखना दो बार क्यों करा है, क्योंकि यहाँ मीटर नहीं है वर्ग मीटर है। और जब भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे जाते हैं तो क्या करते हैं गुणा करते हैं। एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, अब हम मीटर से किस पे जा रहे हैं सेंटीमीटर में चेंज करने जा रहे हैं। सेंटीमीटर में चेंज करें तो बड़ी से छोटे पे जा रहे हैं तो गुणा करेंगे, छोटी से बड़ी पे आते तो भाग लगाते हैं, ठीक है ना। अब हमने चेंज तो कर दिया, अब काट दो जो कटा है उसको। ये दो बार 12 से, ये बार नाम 108, ठीक है। ये दो से क्या 50 बार, अब जो बच गया उसको गुना कर दो, 9 गुना 50 गुना 100, 9 पंचे 45, 1 2 3, 1 2 3, यानी कितनी 45,000 टाइलें ना उस फर्श के ऊपर लग जाएंगी, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें थोड़ा सा बस यहाँ पे इसमें गड़बड़ कुछ नहीं थी, केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 100 से गुणा क्यों किया गया है, ये 100 से गुणा क्यों किया गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, लेकिन हमें तो करवाना ही है, क्वेश्चन बड़ा भी है लेकिन करवा देते हैं, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि एक चीटी है वो क्या करती है अलग अलग तरीके के उसमें भोज्य पदार्थ है, यानी अलग अलग शेप के हैं। किसी में भोज्य पदार्थ किस प्रकार का है, किसी में इस प्रकार का, किसी में इस प्रकार का। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वो हमें बताना है कि वो इन तीनों में से कौन से भोज्य पदार्थ को जब प्राप्त करेगी तो उसको कुल कितनी दूरी या ज्यादा दूरी कौन से में उसको तय करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो कहिए में तो इसमें तो क्या है अर्धवृत्त है, इसमें क्या है अर्धवृत्त के साथ साथ ये वाली आकृति भी है, इसमें देखो इस प्रकार से आकृति है, तो अलग अलग हिसाब से इनका क्या करना पड़ेगा हमें क्षेत्र पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है देखो
ये जो हमें अर्धवृत्त दिया इसका हमें क्या दिया, देखो हमें एक हिंट भी दिया कि वृत्त की परिधि हमारे पास में क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि यानी पूरा एक जैसे गोल चक्कर, वो किसका बराबर होता है, एक चक्कर बराबर होता है परिधि की। तो ये परिधि क्या है, 2 पाई आर। आर बराबर हमारी क्या होती है, त्रिज्या। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वृत्त की त्रिज्या को क्या मानते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अर्धवृत्त का व्यास क्या है, व्यास यानी कि ये पूरा है तो व्यास हो गया, आधा है तो त्रिज्या होता है। व्यास बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। वो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, इसमें किसका भाग लगा देंगे, 2 का, तो हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 कैसे आया, 2 का भाग लगाए तो एक बार, फिर दशमलव तो दशमलव, 8 में लगाएंगे तो 2 का भाग तो 4, यानी 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास में क्या है कि ये चीटी है ना, जब चलेगी तो ये किसके बराबर दूरी तय करेगी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो हमारा अर्धवृत्त है ना, इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर। अगर पूरा वृत्त है जब तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन हमारा वृत्त क्या है, आधा ही है, तो अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर, ठीक है। पाई का मान है 22/7, आर क्या हमारे 1.4। जो कट रहा है उनको काट लो, यानी 2 बार कटेगा तो 0.2 आ जाएगा, 22×2 44 यानी 4.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या है, इस अर्धवृत्त का परिमाप है, ठीक है ना। अब हमें क्या बोलता है, अर्धवृत्त का परिमाप है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछ रहा है कि ये चींटी जब इस भोज्य पदार्थ को लेगी तो उसको पूरा टोटल कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखो वो चाहे यहाँ से शुरू करे चाहे कहाँ से भी शुरू करे, अगर यहाँ से शुरू करेगी तो इधर चलेगी इतना इतना, फिर इधर चलेगी यहाँ तक आएगी, तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, इसका पूरा माप और एक ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, अतः चींटी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर बराबर अर्धवृत्त का तो परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप प्लस व्यास, ठीक है। वृत्त का जो व्यास है ना, वो क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना आया, 4.4 प्लस व्यास क्या 2.8, दोनों दोनों 8 4 12 का 2 हाथ में लग गया, 8 और 12 का 2 हाथ में लग गया, 1 4 6 7 यानी 7.2 सेंटीमीटर। पहली कंडीशन जो हमारी है ना ए वाली, उसमें तो कितना आया 7.2 सेंटीमीटर। अब देखो हम इसमें चेंज कर लेते हैं, बार बार क्या करना, ठीक है ना, इसमें ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए बी वाला हम इसमें चेंज कर लेते हैं, अर्धवृत्त का व्यास तो सेम वही है 2.8 है, त्रिज्या हो जाएगी 1.4। अब देखो अर्धवृत्त का परिमाप भी क्या हो जाएगा इसका 4.4। अब लेकिन चींटी जो दूरी तय करेगी ना वो इसमें अलग होगा, वो क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त का परिमाप प्लस ये साइड वाले भी इसमें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। व्यास तो है ही, तो इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि बार बार तो हमें क्या पता चलेगा। चींटी द्वारा तय की गई दूरी बराबर कुल दूरी क्या हो जाएगी, एक तो ये 2.8 प्लस 1.5, ये 1.5 ये 1.5 प्लस 1.5 और एक अर्धवृत्त का परिमाप यानी 4.4। टोटल कितना हो जाएगा देखो, 15 15 30 यानी ये हो जाएगा 3, और इन दोनों को जोड़े थे अपन जब आया था 7.2, तो हो जाएगा 7.2 प्लस 3 बराबर 10.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे बी का। तो हम एक काम करते इधर लिख लेते हैं, 7.2 ए का, 10.2 बी का और सी का अपन निकालते हैं। अब देखो सी वाले में क्या है, सी वाले का अपन कैसे निकालेंगे, इसमें ही कर लेते हैं सी वाला भी। सी वाले में जो अपन अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे तो सेम आपको डिट्टो यही करना है, सेम वही लिखना है, व्यास त्रिज्या अर्धवृत्त का परिमाप तो आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। लेकिन अब चींटी जो दूरी तय करेगी ना वो इसमें अलग हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि इसकी आकृति है ना वो अलग है ना, तो चींटी को चलना भी अलग पड़ेगा। तो ये चींटी मानो यहाँ से ऐसे चलेगी फिर ऐसे आएगी, इसमें देखो क्या हो जाएगी, जो दूरी है ना वो क्या हो जाएगी, हमारा अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा 4.4 प्लस जो अर्धवृत्त का परिमाप है वो और ये दोनों प्लस 2.2, सॉरी 2.2 नहीं 2 ही है, 2 प्लस 2 बराबर 4, तो ये 2 ये 6 2 ये 8, 8.4 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे ज्यादा किसमें आएगी, यानी कि उसको कौन से भोज्य पदार्थ को लेने के लिए सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो मुझे क्या दिख रहा है बी वाले को,
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। अब लाइन भी आप लिख सकते हो कि भोज्य पदार्थ बी को लेने के लिए चींटी को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लास को देखना ध्यान से, अगर कुछ भी डाउट है तो फिर से एक बार देखेगा, फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।